नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आप लोगों की फरमाइश पे आज ये एसएससी एमटीएस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले हमने कल एक प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड कर दिया था। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनको एसएससी एमटीएस का एग्जाम देना है या फिर जो एमटीएस का एग्जाम देना चाहता है, क्योंकि अभी तक जो है फॉर्म भरा ही जा रहा है और 17 फरवरी तक जो है इसका लास्ट डेट है एमटीएस का फॉर्म भरने का। तो अगर आप लोगों में से किसी को फॉर्म भरना अभी भी बाकी है तो पहले भर लें, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर बिजी होने के कारण जो है आपका फॉर्म जो है में कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो इसीलिए पहले ही भर लें। और जब तक एग्जाम होगी तब तक मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा एमटीएस के ऊपर, और आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जीके जीएस का लेवल जो है पहले से बेहतर हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको अधिक से अधिक फायदा मिल पाए, जैसे कि आपने एसएससी जीडी और उससे पहले ग्रुप डी में देखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं बिना टाइम गवाए पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन एक सा गलत है। तो आपका दिया है एनीमोमीटर, वायु की चाल। एनीमोमीटर से वायु की चाल मापते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, एकदम सही सुमेलित है। अमीटर से विद्युत धारा मापता है, ये भी सही है, कल पूछा भी गया था। पायरोमीटर से अत्यधिक टेम्परेचर है, ये भी मैं लिख लिख के बताया। इसके अलावा टेकोमीटर से समय नहीं मापते हैं। टेकोमीटर से जो है किसी चीज की घूर्णन चाल मापती है, घूर्णन वाली चाल जो राउंड वाली चाल होती है ना, वो मापते हैं। ये कार वगैरह में भी आपको टेकोमीटर स्पीडोमीटर के बगल में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे गलत मैच किया गया है। अन्य सभी सही हैं। एनीमोमीटर से पवन की चाल यानी वायु की चाल मापते हैं, एकदम सही है। अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं और विद्युत धारा को जो है एम्पियर में मापते हैं और एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कर लेता है एसएससी या रेलवे कि भाई जो अमीटर को आप यूज करते हो तो किस क्रम में जोड़ते हो, समानांतर क्रम की श्रेणी क्रम। तो हमेशा जो है आपको विद्युत धारा मापना हो यानी करंट मापना हो तो श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ते हैं मीटर को। और जब आपको बोल्ट मापना हो, बोल्ट मापने के लिए बोल्ट मीटर होता है, तो ये जो है पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर में जोड़ा जाता है। तो दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, जब करंट मापना है तो सीरीज में और जब बोल्ट मापना है तो समानांतर पैरेलल जोड़ना है। इसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक भी आपके जो है एग्जाम में काफी आया है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसे ओम मीटर से मापते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रतिरोधकता की मात्रक होती है ना, प्रतिरोधकता की मात्रक अगर आपसे पूछा, खाली प्रतिरोध का पूछा तो खाली ओम ही मार के आना, लेकिन जैसे ही प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे मेरे भाई तो ओम मीटर करके आना, ठीक है। ओम मीटर करके आना प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये आपका प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तीनों क्रम में याद रखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। और बीच में जो 24 जनवरी है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को तो आप जानते ही हैं गणतंत्र दिवस मनाते हैं, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें याद रख सकते हैं, तीनों चारों पांचों को एक ही जगह। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो है 24 दिसंबर जो है ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं हम 24 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा 25 दिसंबर यहाँ भी है सुशासन दिवस, जो अच्छे अच्छे डे है यहाँ पे कवर कर लीजिए आगे पीछे का। सुशासन दिवस जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। 23 दिसंबर जो है आपका चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे किसान दिवस मनाया जाता है। जैसे अभी आपने 23 जनवरी देखा पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे, और 23 जनवरी जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर जो है ये विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। जैसे ये राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी को है तो विश्व बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले
राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आप जानते ही हैं 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे जो 12-14 मैंने इंपॉर्टेंट दिवस की बात करा उसे आपको याद रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? देखिए इसमें जो है काफी ये है, अनुसूचित जाति से कौन सा संबंधित है, अनुसूचित जनजाति से कौन सा संबंधित है, क्योंकि थोड़े से मिस में जो है आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, तो इसे ध्यान से करें ऐसे प्रश्नों को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका क्या अनुसूचित जाति आयोग से पूछा जा रहा है, तो जाति आयोग, जनजाति आयोग और एक होता है ओबीसी, इन तीनों के लिए संस्था आपका 338, 338 क और 338 ख है। तो सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग के लिए पूछा गया है, जाति खाली है, जाति मतलब एससी वाला जो संस्था है, तो ये आपका आर्टिकल 338 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 338 के क है ये आपका एसटी वर्ग से संबंधित जो आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये आपका है 338 के क में। और सबसे लास्ट वाला जो है इस फॉर्म में 338 के ख, ये आपका ओबीसी वाले संस्था से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 324 जो देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया भैया। आर्टिकल 324 जो देख रहे हैं ये आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, जो चुनाव आयोग है ना, इनसे संबंधित है आप आर्टिकल 324। इसके अलावा जो आपका इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाती है। तो अनुच्छेद सबसे पहले चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है अभी, तो राजीव कुमार बात कर लेते हैं। राजीव कुमार, इनसे पहले सुशील चंद्रा साहब थे, इनका जगह ले लिए हैं राजीव कुमार जो अभी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। देश के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, इसको भी भूलना नहीं है, ये भी एग्जाम में बिना पूछे आ जाता है ना। इसके अलावा जो 338 है तो अनुसूचित जाति आयोग से है, तो जाति आयोग वाला का जो है अभी अध्यक्ष कौन है, तो आपका विजय संपाला। कौन है, विजय संपाला जो है ये जाति आयोग वाला का अध्यक्ष है। अनुसूचित जनजाति 338 के क में है, तो हर्ष चौहान जो है अनुसूचित जनजाति आयोग जो है आपका, उनका जो है अध्यक्ष है हर्ष चौहान। ठीक है, इसके अलावा जो अनुच्छेद 338 के ख है ओबीसी वाला, ओबीसी के अध्यक्ष अभी अभी बदला है और ये आपका गंगाराम अहीरे बन गया है। पहले कौन हुआ करते थे, भगवान लाल सहनी, है ना। तो इनको याद रखेंगे, ये करंट से भी क्वेश्चन बनेगी, है ना। इसके अलावा भूकंपीय क्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए भूकंप की जो उत्पत्ति होती है तो 3 प्रकार की तरंग की उत्पत्ति होती है, ये कथन एकदम सही है। ये 3 प्रकार के तरंग कौन से हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग यानी एल तरंग। ठीक है, उत्पत्ति स्थल को अधिकेंद्र कहा जाता है, ये भी सही है। जहां से भूकंप की जो है ओरिजिन उत्पत्ति होती है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, ये भी सही है। इसके अलावा सबसे अधिक गति जो है एस तरंग की होती है और सबसे कम तीव्रता पी तरंग की होती है। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक गति दे रहा है कि भाई एस तरंग की होती है और सबसे कम तीव्रता पी तरंग की होती है, तो ये सही है। और ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत स्टेटमेंट है, और जो गलत स्टेटमेंट है वही आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए संक्षिप्त में मैं आपको भूकंप समझाता हूँ। देखिए भूकंप जहां से उत्पत्ति होती है उसे जो है इपी सेंटर या अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका भूकंप की उत्पत्ति होती है उसमें 3 प्रकार के तरंग निकलती है, एक पी तरंग, एक एस तरंग और एक एल तरंग। एल तरंग हमेशा नीचे की तरफ ही जाती है, यानी भूकंप उत्पन्न होगा तो ये सब तरंग जो है ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जाते हैं, पी और एस। लेकिन ये जो एल तरंग है ये खाली नीचे की तरफ ही बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ झटका नहीं लगाता है। ठीक है, इसे लव तरंग भी कहा जाता है, जबकि पी और एस ऊपर और नीचे दोनों झटका लगाता है। अब बता दें कि जो सबसे ज्यादा गति होता है ये आपका पी तरंग का होता है, उससे थोड़ा सा कम एस तरंग का और सबसे कम एल तरंग का होता है। और जिसकी गति सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो आपसे अगर पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा विनाशी कौन सा है, तो एल तरंग सबसे विनाशी है, उसके बाद सेकेंडरी इससे थोड़ा ज्यादा विनाशी, कम विनाशी है, और सबसे कम विनाशी है पी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही लिखा है कि सबसे कम तीव्रता पी तरंग की होती है ना। सही लिखी है कि सबसे कम तीव्रता जो है
पी तरंग की होती है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। तीव्रता मतलब विनाशी लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि गति सबसे ज्यादा जो है पी की होती है, सबसे ज्यादा गति पी की होती है। इसके अलावा इससे थोड़ा कम एस की और सबसे कम एल की होती है। सबसे स्लो है एल और सबसे ज्यादा खतरनाक है एल। तो यहाँ पे तीव्रता के जगह पे जो है खतरनाक मतलब विनाशी लिख सकते हैं। ठीक है, तब ये सही स्टेटमेंट होगा। सारे हो जाती है मिस प्रिंट। मैं समझाना जो चाह रहा हूँ वहां पे समझिए। 3 प्रकार के तरंग होते हैं। सबसे ज्यादा जो मतलब स्पीड होता है पी का होता है प्राइमरी का, उसके बाद सेकेंडरी का और सबसे कम एल का। जो सबसे कम स्पीड वाला है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो एल सबसे ज्यादा खतरनाक, उसके बाद एस खतरनाक, उसके बाद पी खतरनाक। एल तरंग की विशेषता है कि खाली नीचे की तरफ ही गोता लगाता है, ऊपर नहीं आता है। जहां से उत्पत्ति होती है जमीन के अंदर ही वो झटका लगाता है। पी और एस ऊपर नीचे दोनों झटका लगाता है। ठीक है, भूकंप को जो है आपको रेक्टर स्केल पे मापते हैं, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दक्षिण एशियान का सदस्य नहीं है? देखिए एशियान में टोटल 10 गो देश है। अगर आप वर्ल्ड को मैप में देखेंगे तो अपने जो ये भारत यहाँ पे दिख रहा है, इसके इस साइड वाला जो पार्ट है ये दक्षिण एशियाई पार्ट है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी अगर आप आराम से याद कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन से तात्पर्य है कि ये वाला पोर्शन की बात हो रही है, एशियन नेशन जो साउथ ईस्ट में पड़ता है, आपका दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो यहाँ पे जो देश है, ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं, ये भी टुकड़े टुकड़े में ये चंपई कलर का, ये सब इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है और ये इतने द्वीप है कि पूछिए मत, बहुत सारे तो अभी भी अनगिनत द्वीप है इंडोनेशिया के अंदर। इसके अलावा जो देश है यहाँ पे आ जाइए, भारत के बगल में बर्मा हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, है ना। इसके अलावा सिंगापुर हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा, है ना। इस प्रकार के जो यहाँ पर ये वाली पोर्शन में जो पड़ेगा देश, ये सभी आपका आसियान का सदस्य है। ये तो यहाँ पे इजराइल जो है, इजराइल भारत के इस साइड में है, तो इजराइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस जो यहाँ पे देख रहे हैं ये है फिलीपींस। ठीक है, अभी अभी तूफान आया था फिलीपींस के अंदर, है ना। तो इजराइल राइट आंसर हो जाएगा, जो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान में टोटल 10 गो देश है ना। मुख्यालय इसका जाकार्ता में है, इंडोनेशिया के अंदर है। इसके अलावा जो आप फिलीपींस देख रहे हैं, फिलीपींस में एडीबी का मुख्यालय है। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये फिलीपींस के मनीला में इसके मुख्यालय है। इंडोनेशिया का द्वीपों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार द्वितीय सबसे कम साक्षरता राज्य कौन सा है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सीजीएल के अभी एसएससी जीडी में पूछा था, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता रेट है ये आपका बिहार का है। सबसे अधिक साक्षरता रेट आपका केरल का है। दूसरा सबसे कम साक्षरता रेट वाला राजस्थान ने अरुणाचल प्रदेश है। और दूसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जो है मिजोरम है। ठीक है, तीसरा जो है आपका सबसे अधिक साक्षरता ये है आपका गोवा का। तो इधर से 3 जरूर याद रखेंगे। सबसे कम साक्षरता बिहार का है, दूसरा सबसे कम साक्षरता अरुणाचल प्रदेश की है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व ये आपका बिहार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में, सेकेंड सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र में, ये बात। थर्ड सबसे अधिक जनसंख्या बिहार में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात बताओ। सबसे अधिक जो है आपका सेक्स रेशियो यानी आपका लिंगानुपात जो है केरल में है, सबसे कम आपका हरियाणा में है। सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो आपका यूटी में है ये लक्षद्वीप के अंदर है। ये बात सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस भाग को, कोशिका के किस पार्ट को यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है या ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं इसे? ठीक है, तो जो आपका गोल्जी काय होता है, इसे शरीर के अंदर कोशिका का यातायात पुलिस या यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है, यानी जो है आपका पावर हाउस ऊर्जा गृही कहा जाता है आपका किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली जो है
ये आपका लाइसोसोम महाराज को कहा जाता है, गोल्जी का समझ गए, ये कहा जाता है यातायात प्रबंधक। राइबोसोम को जो कहा जाता है ये प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। लीवर वगैरह को जो है केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है, अन्य सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या खोज किसने किया था कोशिका का, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था आपका जो है कोशिका का खोज। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक जो है ये जीवित कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जीव असमतापी रक्त वाला है? देखिए, प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक तो समतापी रक्त वाले होते हैं और एक होते हैं आपका असमतापी रक्त वाले। समतापी रक्त वाले जो है ये वायुमंडल के अनुसार इसके ब्लड का जो है टेम्परेचर बढ़ता और घटता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी जो है हवा चल रही है तो आप मेरा टेम्परेचर जो है खून मतलब शरीर का टेम्परेचर घट जाएगा और हवा बंद हो जाएगी तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वायुमंडल के हिसाब से इसे एडजस्ट नहीं करना पड़ता है, ये एडजस्ट रहता है, समतापी ब्लड के प्राणी कहलाते हैं। और जिसकी टेम्परेचर जो है वायुमंडल के हिसाब से बदलता रहता है, भाई जहाँ ठंडा में गया तो ठंडा, गर्म में हुआ तो गर्म, उसे एडजस्ट करने की जरूरत होती है, उसे हम असमतापी प्राणी कहते हैं। तो यहाँ पे समतापी प्राणी के श्रेणी में मुख्यतः दो चीज आते हैं, एक तो स्तनधारी और एक पक्षी। इन दोनों का खून गर्म खून के प्राणी है, यानी इसे असमतापी गर्म खून के जो रहते हैं उसे समतापी कहते हैं। तो स्तनधारी और पक्षी को समतापी श्रेणी में रखें। अन्यथा जो आपका उभयचर है, रेप्टेलिया है, ये सब जो है मछली वर्ग है, मछली वगैरह जो है ये सभी जो है आपका ठंडा खून के प्राणी है, यानी असमतापी प्राणी है। ठीक है, इन्हें एडजस्ट करना पड़ता है अपनी टेम्परेचर, है ना। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न, हाँ तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर उभयचर हो जाएगा। क्या पूछ रहा समतापी ना, तो उभयचर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस प्रकार की वन की उपज है? देखिए, सुंदरी का वृक्ष जो है ये आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का नाम आपने सुना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, सबसे बड़ी डेल्टा, इससे बड़ी डेल्टा कहीं नहीं है। और ये आपका पश्चिम बंगाल के साथ साथ बांग्लादेश के साइड तक फैला हुआ है। सुंदरबन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी की योगदान होती है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पे मैनग्रोव वन पाया जाता है, और इसी मैनग्रोव में जो है आपका सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। तो सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी का वृक्ष पाया जाता है। मैनग्रोव एक प्रकार का दलदली प्रकार का जो मिट्टी वाली वन होती है, जो आपका कई जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास माने जाते हैं। ठीक है, आपने सुंदरबन एक पिक्चर करके है, रोर, ROAR, एक रोर पिक्चर है जिसमें सुंदरबन को अच्छे से दर्शाया गया है। ओरिजिनल जो है सब कुछ बनाया गया है सुंदरबन के ऊपर, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, और एक होता है आपका पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब होता है कि यहाँ पर सालाना जो है वृक्ष अपने पत्ते को गिरा देते हैं, जैसे शीशम वगैरह पर्णपाती वन का जो है उदाहरण है। ठीक है, कि साल में एक बार पतझड़ होगी फिर पत्ते आएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो वन होता है जहां पर वर्षा की जो लिमिट है जो है आपका 200 सेमी तक हो सकती है। अगर 100 से 200 मान लीजिए, और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है यहाँ पे वर्षा 175 से 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, तो इसे वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, सदाबहार वन के पत्ते में जो है पतझड़ नहीं होती है, गिरती नहीं है, ये बात भी ध्यान रखना है ना। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, संविधान के 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, 101वां, 102वां, 103वां, 104वां, ये चारों जरूर याद रखें संविधान संशोधन। वैसे तो और भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन इतना जरूर याद रखें। तो आइए सबका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले 103वां संविधान संशोधन जो संबंधित है आपका सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण, यानी EWS कोटा से, है ना। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो UR कैंडिडेट है, अगर वो फुलफिल करता है इस क्राइटेरिया को, तो उसे 10% का जो है आरक्षण दिया जाता है। और ये आपका GD में भी पूछा गया था। और 102 जो है मेरे दोस्त, ये आपका OBC संस्था से संबंधित है। और 103 जो है अभी आपने देखा कि भाई ये EWS से संबंधित है। 101वां जो है ये आपका GST से संबंधित है।
और 104वां जो है ये आपका एंग्लो इंडियन, जो आपका लोकसभा में जो आपका रिपोर्ट किया जाता था, इससे संबंधित है। तो चारों आपका समझ में आ गया, 101, 102, 103 और 104। किस तापमान पर, हाँ कुछ और इम्पोर्टेंट संशोधन है, जैसे 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। इसके अलावा 52वां दल बदल से संबंधित है। इसके अलावा 61वां मतदान की उम्र से संबंधित है। इसके अलावा कुछ है इम्पोर्टेंट, 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो ये बात सब जरूर ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन के रिगार्ड में। किस समय तापमान बिंदु पर जल का आयतन सबसे कम होता है। देखिए जल को जब आप गर्म करते हैं तो 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक, उसके बाद मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ, है ना। तो 0 से 4 डिग्री तक इसके आयतन घटती है, आयतन जो है घटती है, और 4 से जैसे ही आगे निकलती है तो फिर आयतन बढ़ती है, ठीक है, आयतन बढ़ती है। तो इसमें आप खुद ही अंजाना लगा सकते हो कि बोल रहे आयतन सबसे कम होती है, तो आयतन जो सबसे कम होता है ये है 4 डिग्री सी पर। और 4 डिग्री सी पर आयतन सबसे कम होगा तो घनत्व तो सबसे अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछा जा सकता है कि जल का घनत्व तो किस टेम्परेचर पे सबसे अधिक होता है। जो 4 डिग्री सी पे जो है सबसे अधिक टेम्परेचर घनत्व डेंसिटी होती है ना। और घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इतना तो आप खुद ही समझदार हैं कि भाई सबसे ज्यादा घनत्व होगा तो सबसे कम आयतन होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में से है। देखिए सिंधु नदी जो है इंपॉर्टेंट होती है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर बेसिकली 3 नदी तंत्र आपको जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पढ़ना है। एक तो गंगा नदी तंत्र है, एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। मैंने ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी तंत्र को 2-2 मिनट में ही समझा दिया था और बच्चे बोले मुझे अच्छे से समझ में आ गया। इसके अलावा एक आपका सिंधु नदी तंत्र है। ये तीनों जो है आपको जरूर याद होनी चाहिए लगभग में, अगर आप कंपेटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आइए सिंधु नदी की जो है कौन सी सहायक नदी है। ऑप्शन है मानस, श्योक, लोहित, रामगंगा। देखिए तो ये जो है आपका श्योक नदी जो है ये आपका कश्मीर वाली इलाके में है, और ये आपका वहां पे जो है नुब्रा नदी भी है। तो ये दोनों ही नदी जो है आपका किसके सहायक नदी है, सिंधु के सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मानस और लोहित ये दोनों नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, जो आपका जो है पूर्वी भाग में बहती है, ठीक है। इसके अलावा रामगंगा नदी जो है ये गंगा की प्रथम सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में रामगंगा नेशनल पार्क से आके मिलती है उत्तर की तरफ से। रामगंगा नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जिसे आप 1835 में हेली नेशनल पार्क के जो है हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापना किया गया था, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी था, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि जीन जीवित प्राणियों की आनुवांशिक इकाई होती है। जीन की शब्द की खोज किसने किया था। देखिए जीन जो है ये मतलब कैरी होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, जीन के अनुसार ही जो है आने वाली पीढ़ी डिसाइड होती है ना। तो जीन जो है इसकी जो सबसे पहले खोज किसने किया था पूछा जा रहा है, तो विलियम जोहानसन, एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक, इवानोव्स्की। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, विलियम जोहानसन ने जीन शब्द का जो है खोज किया था। एडवर्ड जेनर जो है ये आपका चेचक का टीका जो होता है उसका खोज किया था। ल्यूवेनहॉक जो है आपका जीवाणु जो है बैक्टीरिया, इसका खोज किया था। इवानोव्स्की जो वायरस है उसका खोज किया था। तो ये सभी प्रकार से चीजों को ध्यान रखेंगे। पोलियो का जो है आपका जो टीका होता है उसको पूछ देता है, तो जोनास साल्क जो है ये पोलियो के टीका के खोज करता है, और जो आपका आजकल जो ओरल ड्रॉप है आपका पोलियो के टीका में, इसे जो है अल्बर्ट साबिन ने खोजा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम क्या था। देखिए भारतीय नौसेना के पहले विमान वाहक पोत का नाम जो है INS विक्रांत था, और ये जो है कहाँ से खरीदा गया था, तो ब्रिटेन से जो है खरीदा गया था। लेकिन इसे जो है फिर से रिटायरमेंट दे दिया गया था, क्योंकि हम पहले ही सेकेंड हैंड खरीदे थे और कितना सेवा करेगा, तो इसे रिटायरमेंट दे दिया था। 2022 में कोचीन शिपयार्ड के द्वारा एक फिर से विमान वाहक जो स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत है बनाया गया, और इसका नाम भी INS विक्रांत दिया गया है। तो ये बात भी ध्यान रखें। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2022 में जो है INS कावेरी बनाया है, कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है आपका, इसका भी नाम दिया गया है INS विक्रमादित्य, ठीक है। वर्तमान में भारत के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, एक INS विक्रमादित्य है जो आपका रूस से खरीदा गया है, ठीक है,
INS विक्रमादित्य किस देश से खरीदा है, तो रूस से। और INS विक्रांत जो है ब्रिटेन से खरीदा था, वो वाला तो हो गया रिटायर। और स्वदेश निर्मित बनाया है, उसका भी नाम INS विक्रांत है। तो कुल मिलाकर अभी भी 2 है, पहले भी 2 था, एक को रिटायरमेंट दिया गया और एक हम खुद बना लिए कोचिन शिपयार्ड में, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा नहीं लिखा गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर ए लाइफ, द व्हाइट टाइगर, इनग्लोरियस एम्पायर। देखिए द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक जो है ये अरविंद अडिगा है, अन्य पुस्तक के लेखक जो है शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर का ज्यादा जो है पसंद करते हैं SSC, तो इनका किताब जरूर याद रखें, ठीक है। इसके अलावा पंडित एंड पंडितरी भी इन्होंने ही लिखा है, शशि थरूर ने, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा चोल शासक राजराज चोल के द्वारा बनाया गया बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में है। देखिए मोटे तौर पे याद रखना है कि जो साउथ भारत का मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं, और जो नॉर्थ इंडिया की मंदिर है अधिकांश, ये आपका जो है किस शैली में, नागर शैली में बनाई जाती है। तो अब बताइए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। RRB NTPC में पूछा गया था कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु दे दिया था, फिर दिया था तमिलनाडु के एर्नाकुलम, जो भी है वहां का जगह, जो एर्नाकुलम तो केरल में है, तमिलनाडु में जो भी जगह है, रामेश्वरम जो भी है, चेन्नई है, वो इस प्रकार से। तो तंजौर में भी दिया था, तंजौर है में है, ठीक है। तो ये जो है आपका बना होगा द्रविड़ शैली में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश के शासक जो है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, जो नौसेना की नेवी वाला शक्ति होता है, इसके लिए प्रसिद्ध था उस जमाने में, ठीक है। इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए औरंग नेशनल पार्क का नाम बदला गया है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क हुआ करता था, लेकिन इतना शब्द को डिलीट किया गया है, ये तो आप भी जानते हैं कि इसके बाद जो इसका नाम है ये औरंग नेशनल पार्क कर दिया है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर जो है, असम के अंदर जो है और भी नेशनल पार्क है, जैसे मानस है, इसके बाद आपका काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, इसके बाद आपका नमेरी नेशनल पार्क है, उसके बाद डिब्रू सखोवा जो रिजर्व है, ये भी आपका कहाँ पर है, असम के अंदर स्थित है ना। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी काफी नेशनल पार्क वगैरह हैं, जैसे संजय नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये सब जो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी स्थित है नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है। सलीम अली को इंडिया का बर्डमैन कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सलीम अली को जो है भारत का पक्षी मैन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठोस बर्फ कहा जाता है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O होता है, इसे हम हंसाने वाली गैस कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस कहते हैं, CH4 होता है इसका सूत्र। जेनॉन का सूत्र Xe होता है, और ये अक्रिय गैस है ना। अक्रिय गैस जो है ना, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये इसमें से एक जेनॉन है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, अजीबो गरीब गैस कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो हमारा एक प्रश्न है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, यह किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। तो ये आपका था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया था, जिसे आर्टिकल 51 के में रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राजा चलैया समिति जो है ये टैक्स से संबंधित है। इसके अलावा आबिद हुसैन समिति जो है ये आपका जो लघु विकास बैंक है ना, सिडबी से संबंधित है। सिडबी का मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये लखनऊ के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था। देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका गुजरात में हुआ है, और ये धूम मचाया आपका SSC GD के एग्जाम में, ठीक है। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुआ है। इसका शुभंकर जो था सवाज था। सवाज मतलब होता है शेर का बच्चा, शेर का बच्चा होता है गुजराती भाषा में। इससे कई क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल शामिल थे। कितने शहर में कराए गए, 6 शहर में कराए गए, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना है। टॉप पे कौन सा टीम रहा, तो सर्विसेज का टीम रहा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे तरफ से MTS के ऊपर सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। कल एक फिर वीडियो लेकर के आऊंगा। आप लोग अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर कर दिया कीजिए, जो भी MTS की तैयारी कर रहे हैं। गहन जो है आपकी तैयारी हो जाएगी जब तक एग्जाम आएगा तब तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा से ही गागर भरती है। अगर आप रोज रोज इतना मेरा कंटेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है आप लेंगे, तो आप चाहेंगे कुछ ही दिन में GK GS आपका बेहतर होते चला जाएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।